नमस्कार, दिशाएं प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ मैनेज करते ही हैं, चाहे वो खुद को मैनेज करना हो, परिवार को, या हमारे आसपास की चीज़ों को, या ऑर्गेनाइजेशन को। मैनेजमेंट हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। दिशाएं में आज हम बातचीत करेंगे करियर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ की, और उसके लिए हम स्वागत कर रहे हैं स्टूडियो में प्रोफेसर प्रभात पंकज जी का। प्रोफेसर प्रभात वर्तमान में डायरेक्टर हैं जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर में, और आपने बहुत सारे आयाम स्थापित किए हैं। आपको विद्या श्रोमणी अवार्ड से नवाजा गया है, हाई ऑन पैशन अवार्ड से भी नवाजा गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल आता है कि मैनेजमेंट की नीड क्या है, ख़ास तौर से मैनेजमेंट एजुकेशन की। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और इसी से शुरुआत होनी चाहिए इस प्रोग्राम की। मैनेजमेंट और अर्थव्यवस्था दोनों एक साथ साथ चलती है। जब अर्थव्यवस्था अच्छा करता है या वो जब ऊपर की तरफ जाता है तो मैनेजमेंट के स्कोप भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और अर्थव्यवस्था अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो मैनेजमेंट का भी स्कोप बहुत नीचे चला जाता है। हाल के वर्षों में देखा गया है कि जिस तरीके की अर्थव्यवस्था शेप ले रही है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसको हम लोग वूका वर्ल्ड भी कहते हैं। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, फिर अनसर्टेनिटी आ गई है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी इसमें थोड़ी बढ़ गई है, और इसकी थोड़ी एडवर्सिटी भी इसके अंदर आ गई है। तो इसको वूका वर्ल्ड के नाम से सब लोग जानते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा ऐसा लगता है कभी कभी कि अर्थव्यवस्था लोगों को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप हाल के समय में जो मोदी जी ने एक स्टेप लिया है अपने करेंसीज़ को डिमोनेटाइज़ करने का, अगर आप देखेंगे तो उससे आपको पूरी एनालिसिस करने से ये पता चलेगा कि इससे जो मुद्राएं जो हमारे पास आई और उसके बाद जो इसका रीइन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर जो होने वाला है, तो हो सकता है कि आने वाले एक क्वार्टर में हमारा ग्रोथ रेट थोड़ा 0.5% या 1% से कम हो जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में 6 मंथ्स में या फिर 1 साल के अंदर और फिर 5 ईयर्स का अगर आप प्रॉस्पेक्ट देखेंगे तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने वाली है। इंडिया इसमें काफ़ी अहम रोल प्ले करने वाला है, और मेरा मानना है कि ग्रोथ रेट 7% से ऊपर रहेगा, और वो 8% 9% तक भी जा सकता है आने वाले 3-4 वर्षों में। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था हमारी ऊपर जाएगी, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स वैसे ही बढ़ेगा, और जैसे जैसे जॉब प्रॉस्पेक्ट बढ़ेगा मैनेजमेंट एजुकेशन का डिमांड भी उसी तरीके से बढ़ेगा। जी, आपने अभी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन की बात कही, तो किस तरह की स्टडीज़ भारतवर्ष में अवेलेबल हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च लेवल पर? हाँ, इसमें हर तरह की स्टडीज़ अवेलेबल हैं। मैनेजमेंट के अंदर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ अवेलेबल हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर स्टडीज़ अवेलेबल हैं, जिसको कहीं कहीं पर MBA कहा जाता है और कहीं कहीं पर PGDM प्रोग्राम भी कहा जाता है। फिर इसके अलावा जब आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हैं, उसके आगे भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज़ को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसमें MPhil की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, PhD करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हायर स्टडीज़ में भी आप जा सकते हैं। फिर इसके बाद एक फ़ेलो प्रोग्राम भी इसके अंदर काफ़ी पॉपुलर है जो PhD के बराबर होता है, तो आप फ़ेलो प्रोग्राम भी कर सकते हैं। फिर पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो निचले स्तर से लेकर के बिल्कुल हाईएस्ट स्टैंडर्ड तक अगर आप मैनेजमेंट प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं तो सारी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। जी, हम हमारे नए साथियों का बहुत स्वागत करते हैं कि जो मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना नाम और संक्षिप्त में सवाल पूछें। शुरू करते हैं। Hello sir, my name is Ajay. My question is, what are the various entrance examinations for MBA, their procedure and eligibility? For entrance examination, if you are looking at undergraduate program, then it's going to be 10+2, and then the institution where you are going to apply will have their own procedure. So generally it follows by your entrance test. A good institution will always have an entrance test, and then you may have to appear for personal interview, and some places GD is also there. So that's for undergraduate. But if you are going for postgraduate program, then probably you will have to go for the entrance examination. और entrance examination के अंदर जो वेल established entrance examination है, जो ज़्यादातर institutions उसको accept करती हैं, उसको हम लोग CAT एग्ज़ाम कहते हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट। फिर
मैट एग्ज़ाम है, जैट है, सी मैट है, तो बड़े सारे टेस्ट हैं। तो आपको वो पहले टेस्ट करना पड़ेगा और उसको पास करने के बाद फिर इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह का प्रोसेस फॉलो करते हैं, बट दिस इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया यू विल हैव टू पास थ्रू। एंट्रेंस एग्जामिनेशन फिर जीडी हो सकता है, उसमें पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है। कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर केस एनालिसिस भी लोग रखते हैं प्रिसीडेड बाय द पर्सनल इंटरव्यू। तो इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, लार्जली ये देखा गया है कि आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए तैयार होना चाहिए, एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार होना चाहिए, और जिस बेसिक फील्ड में आपने अपनी स्टडीज़ की है उसमें आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स अगर आपके पास 60% है तो आप बहुत सारी जगहों पर एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 50 से 55% ज़रूर आना चाहिए। जस्ट अ मोमेंट, मैं सर इसमें एक जानना चाहूँगा, आजकल इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। जी, आपने सही कहा, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अवेलेबल हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट से लेकर डुअल डिग्री प्रोग्राम भी बहुत सारे जगहों पर लॉन्च किया गया है। जैसे IIM इंदौर ने एक 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम उनके यहाँ चल रहा है, बट लेकिन इस पर कुछ मार्केट डिमांड 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का खास करके इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से नहीं पिकअप किया है। तो बहुत सारे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इस पर सोचना बंद कर दिया है, लेकिन अवेलेबल हैं, विदेशों में भी अवेलेबल हैं, हमारे देश में भी अवेलेबल है 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। उनका बेनिफिट निश्चित तौर पर है। इसका बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अपने आप को आप शेप अप कर सकते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन कहीं से किया और फिर उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने गए, तो मैनेजमेंट प्रोग्राम आपने सिर्फ 2 साल का किया वहाँ पर, तो आपको 2 साल अवेलेबल है अपने आप को शेप अप करने के लिए। लेकिन अगर आप 5 इयर्स इंटीग्रेटेड ज्वाइन करते हैं तो आपके पास 5 इयर्स अवेलेबल है शेप अप करने के लिए। तो ये डिटेल स्टडी होगी। यस, कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ साथ इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेहतर है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को भी ये मौका देता है कि वो अपने कैंडिडेट को सही तरीके से इंडस्ट्री के लिए रेडी कर सकें। जी, अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम श्याम शर्मा है। सर मेरा क्वेश्चन है, MBA के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं? जी, राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान में अगर आप लेंगे तो सबसे पहले IIMs का नाम आता है। तो हमारे यहाँ 20 के आसपास IIMs है, नए IIMs भी बहुत सारे खुले हैं। तो जो टॉप क्लास है वो ABC कहलाता है, तो अहमदाबाद, बेंगलोर और कलकत्ता। इसके अलावा बड़े सारे IIMs हैं जहाँ आप जा सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ IITs हैं, वो भी हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ पर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े सारे सेलिब्रेटेड बहुत अच्छे क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशंस अभी आ गए हैं हमारे देश में, तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। जी, और डिजिटल इंडिया का लाभ लें। सारे इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट पर बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, और आवश्यकता पड़ने पर आप नज़दीकी किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो उससे ब्लाइंडली डिसाइड ना करें, एक्सप्लोर करने के बाद फिर तय करें। अगला सवाल। हेलो सर, माय नेम इज़ शोभा शर्मा। व्हाट आर स्पेशलाइजेशंस फॉर स्टडी? शोभा, इसमें मैनेजमेंट बहुत बड़ा विषय है और इसका जो कैनवास है बहुत ही बड़ा है। आप कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें आपकी दिलचस्पी है और आप देखेंगे कि उसमें कोर्स अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट डिग्री लेने जाते हैं तो मार्केटिंग एक स्पेशलाइजेशन आपको मिल सकता है, HR ह्यूमन रिसोर्सेज का एक स्पेशलाइजेशन मिल सकता है आपको, IT का एक स्पेशलाइजेशन मिल सकता है, फाइनेंस का एक स्पेशलाइजेशन आपको मिल सकता है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एक स्पेशल। ये सब कन्वेंशनल हैं, लेकिन इसके अलावा जो नए एरियाज़ हैं उसमें भी आजकल बड़े सारे टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, अभी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट आ गया है, टूरिज्म मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, रिटेल, आपने सही कहा, रिटेल भी आ गया है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ई बिजनेस काफ़ी तेज़ी से पिकअप कर रहा है। और एक जो एरिया मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, शायद आपका ध्यान उस पर गया नहीं होगा, यंगस्टर्स, as a youngster you should focus on this area, is called sports management। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि ओलंपिक में हमने बहुत अच्छा किया और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे स्पोर्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसमें एक ह्यूज मैन पावर की ज़रूरत है इसके मार्केटिंग के लिए, फिर इसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, इसके पूरे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए लोगों की ज़रूरत है। और ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा एरिया है जिसमें आप स्पेशलाइज कर सकते हैं। जी,
थैंक यू प्रोफेसर पंकज। आपने ये नए एरिया के बारे में, जो कि मेरे ख्याल से अखबारों या दूसरे किसी भी मीडियम पर लोगों ने इसके बारे में जानकारी नहीं उन्हें मिली होगी, इस प्रोग्राम के ज़रिए आपने लोगों को इस बारे में सचेत किया। अगला सवाल। नमस्कार सर, माय नेम इज़ मनमोहन तिवारी एंड माय क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ स्टडीज़। ये जानने ला बहुत सारे विद्यार्थी ज़रूरी समझते हैं कि भाई कठिन पढ़ाई तो नहीं है। पढ़ाई वैसे कठिन नहीं होती है, आप उसमें ज़्यादा मेहनत करें, बस वही कठिन और सरल का मापदंड है। पढ़ाई के बारे में मेरा मानना है कि कोई भी पढ़ाई कठिन तो होती है, अपने तरीके से कठिन होती है। चाहे आप मैनेजमेंट पढ़ें या कोई भी पढ़ाई आप करें, अपने तरीके पे वो कठिन होती है, लेकिन हमें उसे कठिन मानना नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ाई आपके भले के लिए है। और पढ़ाई से अगर आपको जॉब मिलता है, आपको एक आइडेंटिटी मिलती है, आप समाज में आगे बढ़ते हैं, आपको इज्जत प्रदान मिलता है, आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, तो इसमें जो भी कठिनाई आए उसको हमें फेस करना चाहिए। आपने पूछा नेचर जो स्टडी है मैनेजमेंट का जो खास करके स्टडी का जो नेचर है, जो इसको दूसरे स्टडी से थोड़ा डिफरेंट कर देता है, वो है प्रैक्टिकल इनपुट और इंडस्ट्री ओरिएंटेशन। जैसे आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें आजकल तो हिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल इनपुट्स आने लग गए हैं, लोग करते हैं, कॉलेजेस में स्कूल्स में करने लग गए हैं, सारे सब्जेक्ट्स में करने लगे। मैनेजमेंट में मोर देन 60% आप देखेंगे, 50-60% जो कंपोनेंट आपका होगा वो प्रैक्टिकल इनपुट होगा। जैसे आप फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं, फिर समर इंटर्नशिप कर रहे हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपके, या जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो आएंगे, आपसे मिलेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन कहते हैं कि जैसे आप खुद करते हैं, राइट, तो करने वाली चीज़ इसमें ज़्यादा होती है, डूइंग ज़्यादा होती है, और थ्योरी इसमें होता है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है मैनेजमेंट एजुकेशन। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद आप अच्छा मैनेजमेंट स्टूडेंट बन भी नहीं सकते। फिर आप कहेंगे कि मैंने MBA किया लेकिन मुझे रोज़गार नहीं मिला। तो दोस्तों, ऐसे उन तमाम दोस्तों के लिए कि MBA पढ़ने की नहीं, MBA करने की चीज़ है, तो आप इसे कीजिए। जैसे अभ्यास की विद्या है, जैसे संगीत सीखते हैं हम, अभ्यास करते हैं, वैसे मैनेजमेंट अभ्यास की विद्या है, और शुरुआत खुद से कीजिए। सबसे पहले हम HR ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, आप पर्सनल मैनेजमेंट ठीक कीजिए। क्या आप समय पर उठते हैं? क्या सही समय पर आपके तमाम काम करते हैं? शुरुआत उस डिसिप्लिन की होगी, तब जाके आप मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगला सवाल। हेलो सर, माय नेम इज़ रंजीता। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज शॉर्ट टर्म कोर्सेज। हाँ, हर व्यक्ति पूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता है, तो कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, हर तरह के स्पेक्ट्रम में अवेलेबल हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज। ये आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आप वीकेंड में कर सकते हैं, आप पूरी तरह से ज्वाइन करके भी कर सकते हैं, और ये अवेलेबल है। 1 महीने का कोर्स भी हो सकता है, 3 मंथ्स का भी हो सकता है, और ये 11 महीने का भी हो सकता है, 12 महीने का भी हो सकता है। तो हर रेंज में कोर्सेज अवेलेबल हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज की यूटिलिटी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री को रेडी इंडिविजुअल चाहिए जी, बिल्कुल। और एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर आपको एक शॉर्ट टर्म कोर्स अवेलेबल है और आपने वो कर लिया और इंडस्ट्री उस कोर्स को डिमांड कर रही है, तो फिर आपको जॉब मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म कोर्स की काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी है। जी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इस तरह के काफ़ी सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट का हो, या होटल मैनेजमेंट से जुड़ा हो कोई काम हो, या क्लीनिनेस और हाइजीन से जुड़ा हुआ कोर्स हो। तो दोस्तों, जब भारत सरकार ने ये योजना शुरू की है, उसका लाभ लें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आपको आपके नज़दीकी सेंटर्स की लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर्सनली जाकर के संपर्क करें और उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अगला सवाल। नमस्कार सर, माय नेम इज़ मानसी। मेरा क्वेश्चन है कि ऑनलाइन कोर्सेज कैसे करें। तेजी से ऑनलाइन एजुकेशन भारतवर्ष में बढ़ रही है, उसके बारे में ये मानसी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सब लोगों को जानने की ज़रूरत है। आजकल के युवाओं को तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, उनको सब पता है ऑनलाइन कोर्सेज कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये इसलिए नहीं कि सिर्फ आपको ऑनलाइन कोर्स करनी चाहिए, बल्कि इसलिए भी कि अगर आपने रेगुलर कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो उसमें होते हुए भी आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहिए। उससे क्या है कि आपको एडिशनल एडवांटेज मिल सकता है। जो अवेलेबल कोर्सेज हैं उसको हम लोग मूक्स के नाम से जानते हैं, इसको मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज कहते हैं। तो मूक्स के अंदर जो मेजर प्रोवाइडर हैं वो, जैसे कोर्स एरा एक मेजर प्रोवाइडर है, एडेक्स एक मेजर प्रोवाइडर। ये सारे जो प्रोवाइडर्स हैं वो बड़े ही
ऑथेंटिक माने जाते हैं पूरे विश्व में। उदय सिटी है, वो एक बहुत ही ऑथेंटिक प्रोवाइडर है। तो आप इन सारे प्रोवाइडर्स के पास जा कर के चेक इन करके और फिर इसमें कोर्सेज़ कर सकते हैं। और हर तरह के कोर्सेज़ है। इसका सबसे जो खासियत है इन सारे कोर्सेज़ की वो ये है कि आपको बेस्ट ऑफ प्रोफेसर्स आपको पढ़ाएंगे। अब यहाँ जैसे जयपुर में बैठकर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स अगर आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और अगर आईआईटी का प्रोफेसर अगर पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ बैठे जयपुर में अगर आपको मिल जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आप आईआईटी जैसे आईआईटी दिल्ली ने इसको स्टार्ट किया है, आप आईआईटी दिल्ली में भी जाके देख सकते हैं उनके वेबसाइट पर। IIM बेंगलोर ने जो मैनेजमेंट में खास करके जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो IIM बेंगलोर के वेबसाइट पर जाएं और वहाँ जाके देखें। IIM बेंगलोर ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है इस फील्ड में। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इस पर बहुत ही ज़ोरों शोरों से काम किया है। अभी स्वयं पोर्टल जो भी शुरू कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैनेजमेंट के फील्ड में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। उनके लाइजनिंग भी अभी डेवलप हो रहे हैं IITs के साथ, IIMs के साथ। तो सब मिल करके अच्छे से बेस्ट रिसोर्सेज आपको अवेलेबल है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्सेज भी मिलेंगे। जैसे फ्री कोर्सेज आपको मिल गए, इसमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेशन भी हो गया। और अगर आप एडवांस कोर्स करना चाहते हैं तो कुछ पेड है, तो पेड में भी बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा पैसे आपको नहीं लगेंगे। तो ये बड़ा ही है। और इसमें एक और ख़ासियत है कि आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो आपने टाइम के हिसाब से कितना टाइम आपको अवेलेबल है उससे आप सेल्फ कस्टमाइज्ड कोर्सेज़ भी होते हैं जिसको आप अपने पेस पर ले जा सकते हैं, अपनी तरीके से उसको पढ़ाई आप कर सकते हैं। कोई टाइम बाउंड उसमें नहीं है कि आपको 2 महीने में ख़त्म करना है। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक और चीज़ जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आजकल बड़े सारे लर्निंग ऐप्स आ गए हैं। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, आजकल का जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल के ज़रिए सीखते हैं। तो उनके पास स्मार्टफोन होता है, तो आप वो ऐप्स डाउनलोड करें। बड़े सारे ऐप्स हैं जिससे आपकी लर्निंग रीइंफोर्समेंट बोलते हैं उसको। जैसे आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो जैसे क्विज़अप एक ऐप है, तो अगर आपने डाउनलोड कर लिया, और क्विज़अप एक ऐसा ऐप है कि आप जिस तरह के वही का भी कोर्स आप करते हो ये आपको हेल्प करेगा। आपने उसमें कुछ आपके जनरल नॉलेज को अपडेट करता रहेगा। इसी तरीके से और भी ऐप्स हैं, जैसे गेम्स बेस्ड ऐप है, जो लर्निंग ऐप्स हैं जो गेम बेस्ड हैं, उसमें आपकी दिलचस्पी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है यंग जनरेशन की, तो आप वो करें, उसको आप डाउनलोड करें, उसे भी आप देखें। तो ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इमेंस पोटेंशियलिटी और आपके सारे बैरियर्स को ये ख़त्म कर देता है। आप अगर ये कहें कि मैं रूरल एरिया में हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अगर आप डिजिटल हो, आपके पास अगर एक कंप्यूटर हो और अगर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो जाए, तो सारी दुनिया आपके कदमों में है। तो फिर तो आप कभी भी किसी भी वक्त ऑनलाइन जाइए, जैसे चाहिए वैसे कोर्स कर लीजिए, और आप में और जो शहर में रहने वाला बच्चा है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। दोस्तों, जब शिक्षा ब्रिक टू क्लिक के मोड पर आ चुकी है, यानी कि क्लिक करने से आपको सारी सूचनाएं उपलब्ध हो जाती हैं, कम कीमत में उपलब्ध हो जाती हैं, शिक्षा कभी भी कहीं भी आपके लिए उपलब्ध है, तो इसका लाभ क्यों न लिया जाए। और मोबाइल का जहाँ तक सवाल है, जो लेजर आप एक्टिविटीज़ करते हैं, टाइम किलिंग जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसकी बजाय आप अपने आप में इन्वेस्ट समय को करेंगे। लर्निंग, जैसा प्रोफेसर प्रभात ने बताया कि लर्निंग के बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, आप उनके ज़रिए आप सीखें, क्योंकि स्किल का दौर है। जो कौशल जिसमें होगा, आप में कोई चीज़ ऐसी है जो आप कुछ कर सकते हो, तो फिर आपकी पूजा होगी। अन्यथा डिग्रीज़ की वाली बात, अब दौर ख़त्म हो गया है कि महज आप कहें कि मैंने फ़लाँ इंस्टीट्यूशन से ये डिग्री हासिल की है और मेरे लिए दुनिया तैयार रखी है जॉब लेकर के, तो वो बात अब नहीं रही है। अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम गणेश मेहता है। सर, मुझे विदेश में MBA के बारे में जानकारी चाहिए। ये ख्वाहिश हमारी ख़त्म होती नहीं है कि हम विदेश में पढ़ना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, पढ़ने के लिए इंसान को कहीं भी जाना चाहिए। और हम जब कहीं जाते हैं तो सिर्फ हम डिग्री नहीं लेते, बल्कि उस जगह से भी सीखते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ट्रैवलिंग तो करना ही चाहिए, और जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके ट्रैवलिंग का लेना चाहिए। विदेश में जाने के लिए आपको उनके जो कुछ क्राइटेरियाज़ हैं उसको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा, टॉफेल या कोई और भी इंटरनेशनल टेस्ट हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। तो आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, ये पहले फाइंड आउट करिए।
किस कंटिनेंट में जाना, जैसे आप यूरोप में जाना चाहते हैं उनके क्राइटेरिया अलग होंगे, अगर आप नॉर्थ अमेरिकन किसी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं उनके क्राइटेरिया अलग होंगे, तो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। सर्च कर लें और आप देखेंगे उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो पहले उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करें, फिर अपनी तैयारी करें। तैयारी करके आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। आजकल पूरा विश्व आपके पास है। जीमेट का जो एग्जामिनेशन आमतौर पर विदेश जाने के लिए जीमेट आपको देना पड़ेगा मैनेजमेंट में, उस स्कोर की वैलिडिटी इंडिया में भी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस उस स्कोर कार्ड को तो थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी इनको। इंटरनेट में जाएँ, थोड़ा सर्च करें कि कौन कौन से एग्ज़ाम है जो ज़रूरी है एडमिशन लेने के लिए। जी गणेश, तो अपने मोबाइल का सदुपयोग करें। अगला सवाल। हेलो सर, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। सर, समर ट्रेनिंग हमारे लिए कितना ज़रूरी है और कितना फ़ायदेमंद है? समर ट्रेनिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। ये आपका गेटवे है फाइनल प्लेसमेंट का, और समर ट्रेनिंग को हमेशा सीरियसली करना चाहिए। अगर आपका इंस्टीट्यूशन अगर समर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपका इंस्टीट्यूशन अगर आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है, फिर भी आप इंडस्ट्री के साथ कांटेक्ट में आएँ, और उनके साथ जब आपकी छुट्टियां होती हैं तो उनके साथ 2 महीने का, कम से कम 3 महीने का समर इंटर्नशिप ज़रूर करें। मैनेजमेंट एजुकेशन में एक चीज़ जो हम सबको समझनी पड़ेगी वो ये है कि जितना आप फील्ड में जाकर अपने आप को झोंकेंगे और वहाँ अगर लर्निंग लेंगे खुद काम करके, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। विदेशों में तो ये ट्रेंड है कि बच्चे जब स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो वहाँ भी उनको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का ब्रेक लेकर के और जॉब करते हैं। वो होटल में जॉब करते हैं, बैरे की नौकरी करते हैं, सेल्समैन की नौकरी करते हैं। ये डिग्निटी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये आप ध्यान रखें। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हुए हैं उसमें से बड़े सारे प्राइम मिनिस्टर पास्ट में जो थे वो विदेश में पढ़ करके आए। अब देखिए जब वो थे वहाँ पर तो वो खुद जॉब करते थे, और बड़े बड़े जितने भी महापुरुषों की आप देखेंगे सब ने ये किया है। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि कोई भी काम जो लर्निंग के लिए आप कर रहे हैं वो डिग्निटी के ख़िलाफ़ है। समर इंटर्नशिप भी एक तरह का ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, तो ये भी आपके लिए काम है। तो उसको काम की तरह लें, सीरियसली उसमें करें और अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि जब आपका फाइनल प्लेसमेंट होगा तो जो इंटरव्यू लेने वाले आएंगे वो आपसे समर इंटर्नशिप के बारे में ज़रूर पूछेंगे, और वो ये जानना चाहेंगे कि आपने कितनी तत्परता के साथ, कितनी शिद्दत के साथ आपने काम किया है और क्या क्या सीखा, ये जानना चाहेंगे आपसे। तो आप अगर खुद जब तक कोई काम नहीं करेंगे तब तक आप उनको कुछ बता नहीं पाएंगे। तो एक तो समर इंटर्नशिप खुद करें, ना कि सर्टिफिकेट के लिए करें, ना कि सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए करें और अपने आप को जितनी भी कठिनाइयों में डालना पड़े डालें, लेकिन आप इस एक्सपीरियंस से वंचित ना रहें। तो धूप में घूमेंगे तो ही फिर पसीना आएगा, और पसीना आएगा तो फिर आगे खुशी मिलेगी। मेरे एक सर स्कूल में कहा करते थे, जो फिरेगा वो चरेगा। यानी कि अगर आप जब तक आप फील्ड में घूमेंगे नहीं, चरने से मतलब आपकी अर्जन जो है वो नहीं संभव हो पाएगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, जब मैं कॉलेज स्कूल में पढ़ता था तो मैं अपने कॉलेज और स्कूल की फ़ी थी, उसकी फंडिंग और जो किताब ख़रीदते थे वो भी मैं अपनी कमाई से ही किया करता था। बहुत बढ़िया। तो मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था, फिर छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखता था जिससे मुझे पैसे आते थे। तो काम करना हमेशा अच्छा है और इससे आपका कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। दोस्तों, मैं सर ने जैसा बताया कि स्वावलंबन की जो भावना थी कि मैं मेरी फ़ीस खुद अर्जित करूं, हम में से अक्सर ये भावना अक्सर मिस होती जा रही है। हम चाहते कि हमारा सारी चीज़ें, पेरेंट्स बेसिक नीड्स भी और हमारी इमोशनल नीड्स भी पेरेंट्स के ज़रिए ही पूरी हो। मैं सर की ये जो भावना थी उसके लिए दोस्तों गुजारिश करूँगा, सर के लिए ज़ोरदार तालियाँ। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Hello sir, my name is Pratik and my question is, what are the personality traits are required in the management education? प्रतीक, सबसे पहला तो मैं आज के जनरेशन्स को ध्यान में रखते हुए ये बात करूँगा। पहला तो है कि सबसे पहला है कि लेजीनेस को ख़त्म करना है, क्योंकि आजकल बच्चे थोड़ा देर से उठते हैं, फिर वो आराम से क्लास में जाते हैं, फिर आराम से पढ़ते हैं। इसको ख़त्म करना है और जो लर्निंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने कंधों पर। लर्निंग के लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है, आप खुद जिम्मेवार हैं। तो ये एहसास आपको होनी चाहिए और आपकी लर्निंग के लिए आपको खुद तैयार रहना पड़ेगा। ये तो पहला चीज़ हो गया। दूसरा जो बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि इसमें 4 चीज़ें
जो आपके बेसिक हैं, चाहे आप कहीं भी जाएं, कोई भी कोर्स करें, बहुत ज़रूरी है। एक है लिसनिंग एबिलिटी, कि आपको दूसरों को सुनने और अच्छे से सुनने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद रीडिंग एबिलिटी। तो आजकल के जनरेशन में मैं देखता हूँ जनरली बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आप किंडल भी अवेलेबल है, आप किंडल में पढ़ लें। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, हार्ड कॉपी में नहीं पढ़ना चाहते, तो आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ लिया करें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, क्योंकि आप पढ़ेंगे जितना उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो ये रीडिंग हैबिट आपकी होनी चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने की रीडिंग हैबिट, वो बहुत ही ज़रूरी है। आप सुबह उठें, पूरी न्यूज़पेपर आप नहीं भी पढ़ सकते हैं तो कम से कम हेडलाइंस ज़रूर पढ़ें, उसके एडिटोरियल्स ज़रूर पढ़ लें। इससे आपके विचारों को एक स्ट्रेंथ मिलेगा और आप कहीं भी बात करने के लिए खड़े हो सकते हैं। हार्ड डिस्क में डेटा डालना ज़रूरी है, अभी हार्ड डिस्क में कुछ डेटा तो काम अवेलेबल करेगा। ये दो हो गई, लिसनिंग, दूसरी रीडिंग। फिर है राइटिंग। ये भी एक बहुत ही वीक एरिया है हमारे बच्चों का, आजकल लिखते नहीं है, बहुत कम लिखते हैं। कंप्यूटर आने के बाद तो और भी कम लिखना शुरू हो गया। लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप चाहे कंप्यूटर पर ही लिखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, लेकिन आप लिखें ज़रूर। आपने जैसे न्यूज़पेपर उठाया, पढ़े, और फिर उसके जो मेन पॉइंट्स है उसको आपने कंप्यूटर में एक जगह फाइल बना करके, फोल्डर बना के रखा और उसमें डाल दिया, तो इससे आपको और भी फ़ायदे आगे मिल सकते हैं, राइट। और इसके अलावा है एक तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 ट्रेट्स हो गए, तो इसको LSRW कहते हैं। इस पर मैं एम्फेसिस करना चाहूँगा। इसके बाद एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस है जो आप अपने आप से ज़रूर पूछें, तभी आपके पूरी पर्सनालिटी का विकास हो सकता है। आप अगर कुछ करना चाहते हैं, जैसे मैनेजमेंट ही करना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर लाइन में आप करना चाहते हैं, IT में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, आप पूछिए अपने आप से कि आप क्या करना चाहते हैं। तो क्या एक सवाल ज़रूर आपसे पूछें, व्हाट इज़ दैट यू वांट टू डू, और इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। आप ढूंढिए इस आंसर को। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो आप इस आंसर को ढूंढिए, अपनी स्वॉट एनालिसिस करिए, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचानिए, और व्हाट का आंसर ज़रूर आपके पास होना चाहिए। एक बार जब आपके पास व्हाट आंसर आ जाए तो फिर वाई का आंसर, कि आप अगर ये करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। और तीसरा जो चीज़ है वो है हाउ। अगर आप ये करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये अगर क्लियर है तो फिर आप ये जानिए कि आप कैसे करेंगे इसको। अगर ये 3 चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो फिर आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। जी प्रतीक, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, और अब बात करते हैं अगले सवाल की। हेलो सर, माय नेम इज़ शुभम and my question is what nature of job is required in private and government sector? आप पूछना चाहते हैं कि किस तरह की जॉब है? जी सर, किस तरह और प्राइवेट सेक्टर? जॉब्स तो देखिए, मैनेजमेंट के फील्ड में आपको दोनों तरह के जॉब मिल जाएंगे। एक तो ऑफिस जॉब भी मिल सकता है आपको, दूसरा क्रिएटिविटी से रिलेटेड जॉब मिल सकता है। जैसे अगर आप एडवर्टीजमेंट मैनेजर बनते हैं तो आपको क्रिएटिविटी से रिलेटेड जॉब मिलेगा, आप अपनी क्रिएटिविटी का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मैनेजमेंट के जॉब मुझे दिखाई देता है उसमें थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट ज़रूरी है। जैसे सेल्स के जॉब बहुत ज़्यादा मिलते हैं, या आप कस्टमर रिलेशनशिप में अगर आप जाते हैं तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस फील्ड में। एक है कि पीपल से आपका कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है, जैसे अगर आपने मैनेजमेंट चूज़ किया है तो, और दूसरा है कि आपको फील्ड में जाके काम करना पड़ सकता है। तो ये 2 चीज़ों के लिए अगर आप तैयार हैं तो फिर मैनेजमेंट आपके लिए है। जी, अगला सवाल। Hello sir, my name is Kartike and I want to know what types of jobs are available in government and private sectors. इसी से रिलेटेड अभी जो सवाल किया गया उसी से रिलेटेड है आपका सवाल। तो जॉब में हर तरह के जॉब अवेलेबल। अगर आपने मार्केटिंग किया है तो फिर मार्केटिंग के जितने भी जॉब्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। एडवर्टीजमेंट में है, फिर आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, फाइनेंशियल कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँ जो नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रहे हैं, एक है एनालिटिक्स के अंदर। अगर आप में किसी को इंटरेस्ट है सॉरी, तो आप एनालिटिक्स के अंदर जा सकते हैं। तो बिज़नेस रिसर्च और एनालिटिक्स में काफ़ी तेज़ी से जॉब उभर करके सामने आ रहा है। फिर मैंने आपको एक बताया था कि नए जो मैनेजमेंट एरियाज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है या टूरिज़्म मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, इन सारे सेक्टर्स में बहुत सारे जॉब्स उभर के सामने आ रहे हैं। तो आप इन सारे एरियाज़ को ट्राई कर सकते हैं। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल। Hello sir, my name is Siji Abraham and my question to you is that as an MBA student, how much initial salary we can expect, as well as when we are in our promotions at that time how much we can expect? ये अक्सर बच्चों में भावना रहती है
कि प्लेसमेंट कितने का मिलेगा। सबसे पहला सवाल होता है, जबकि मैं अपनी ग्रोथ किस तरह की देख पाऊंगा, जॉब टोटलिटी में देखना चाहिए, फिर भी आपका सवाल अपनी जगह जायज़ है। जायज़ है, सवाल तो जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसमें दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो बच्चे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या पेरेंट्स भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो सिंपल सा फंडामेंटल है वो ये है कि आप जितना कॉस्ट इनकर कर रहे हैं एजुकेशन में, उसके बराबर का जॉब कम से कम मिलना चाहिए। आपने अगर 5 लाख खर्च किया है या 2 लाख खर्च किया है तो कम से कम 5 लाख का जॉब आपको मिलना चाहिए। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फंडामेंटल है। लेकिन जो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जॉब्स आपको अवेलेबल है और एंड जो सैलरी आपको मिलेगी वो डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को कहाँ तक ले जा पाए हैं। जॉब्स हर सैलरी ब्रैकेट में अवेलेबल है। 10 लाख की भी जॉब अवेलेबल है, 20 लाख की भी जॉब। आपने ये भी सुना होगा कि 1 करोड़ तक का जॉब मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को मिले हैं। तो एक ही इंस्टीट्यूशन में जहाँ 1 करोड़ का जॉब मिला है, तो आपको क्या लगता है कि जितने भी स्टूडेंट थे सबको 1 करोड़ का जॉब मिला है? तो उसमें किसी को 1 करोड़ का मिला, किसी को कम मिला, किसी को बहुत ही कम मिला। तो इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, राइट? तो फोकस हमारा होना चाहिए, एक तो हम अपने आप को तैयार कैसे करते हैं। दूसरा जो फोकस आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर आपको हाई सैलरी चाहिए तो आप अपने आप को तैयार तो करें ही सही, साथ साथ आपको प्रोफाइल कंपनी का ज़रूर देखें। ये मेरा एडवाइस है आप सबको कि कंपनी प्रोफाइल जो, क्योंकि अल्टीमेटली आप 1 साल या 2 साल के लिए तो जॉब कर नहीं रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं 5 साल 10 साल के लिए। तो आपका करियर प्रॉस्पेक्ट क्या है, उसमें कहाँ तक आप आगे जा सकते हैं। अगर सैलरी थोड़ी कम भी है और करियर प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से उसको चूज़ करना ज़रूरी है। वो अप्रोच सही होगी। हाँ, बशर्ते कि आप एक हाई जॉब में चले गए, हाई सैलरी जॉब में चले गए और फिर 6 महीने के बाद छोड़ा, फिर दूसरा ज्वाइन किया, फिर छोड़ा, फिर तीसरा ज्वाइन किया। उससे बेहतर है कि आप थोड़ा कम मिले लेकिन पुख्ता जॉब मिले आपको। एब्सोल्युटली। जी, इंटरव्यू से जुड़ा हुआ किसी का सवाल हो तो प्लीज़। जी सर। हेलो सर, माय नेम इज़ कृष्णा धूत। फॉर एवरी जॉब इंटरव्यू इज़ नेसेसरी, सो हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू? Mental toughness is very important. The interview is a 6th kind of fever, you know, and everybody gets that fever once you are interviewed. First of all, Krishna, you need to prepare yourself mentally for the interview. Don't get scared. They are just a human being who are going to interview. Second is that you have to prepare, you know. Preparation is the key. सारे बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रिपरेशन से आप किसी भी तरह के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। और प्रिपरेशन का मतलब ये हुआ कि आज के इंटरव्यूज़ में मुझे ये बहुत ही पॉसिबल है कि हम 60 से 70% क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आपसे वो पूछेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, CV से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, आपके समर इंटर्नशिप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपके जो आपने 2 साल इंस्टीट्यूशन में रहे उस पीरियड में आपने क्या किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, इकोनॉमी में अभी क्या चल रहा है उससे। तो हमें सब पता है कि ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू सक्सीड एंड व्हेन यू डोंट सक्सीड? प्रिपरेशन। सो द होल लॉट ऑफ डिफरेंस इज़ प्रिपरेशन। तो आप पहले जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में अच्छी से छानबीन करिए, उसके सारे इन्फॉर्मेशन लीजिए, किस तरह का जॉब है, उसके कैरियर्स क्या हैं, प्रोफाइल किस प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया है उसके बारे में जानकारी लीजिए, पूरी तरह से तैयार होके जाइए। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने अच्छी तैयारी करके आप गए हर तरह से और एक अच्छा कोई गाइड आपको मिल जाए जो आपको तैयारी अच्छे से करा दे या आप खुद करें, तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते। तैयारी ये कीवर्ड है। कहते हैं सहजता तभी हासिल होती है जब हम सहज होने की स्टेज रिहर्सल्स के ज़रिए और अभ्यास के ज़रिए कर लेते हैं। बिल्कुल। चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर आपकी स्टेज परफॉर्मेंस हो, वो दिखाता आपकी फाइनेस ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है आपकी तैयारी कितनी लंबी चल रही है। तो बेटा आपका जो जवाब है, आपका जो सवाल है वो तैयारी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कल इंटरव्यू है और मैंने अचानक अपने आप का शेव किया, कपड़े पहने और चले गए। अक्सर बच्चे यही गलती सोच करते हैं कि एक्सटर्नल व्यू आपका ज़्यादा मायने रखेगा, जबकि आपने बिल्कुल सही जगह बात कही कि इट इज़ टेस्ट ऑफ योर मेंटल टफनेस एज वेल एज योर प्रिपरेशन। तो दोनों चीज़ों को ठीक से पकड़ें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अगला सवाल। हेलो सर, माय नेम इज़ आश्री गुप्ता। आई वांट टू वर्क फ्रॉम होम।
बहुत अच्छी बात नए है। समय में ये जरूरत भी है, बहुत ही अच्छी बात उचित है, भी है। आपने अच्छा सोचा है। घर से आप काम कर सकते हैं, आजकल बहुत ही आसान हो गया है। आप किसी कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाइए और सर्च करिए कहाँ कहाँ जॉब अवेलेबल है। आप कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं घर से बैठ करके। आप कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं घर से बैठ करके। तो बड़े सारे एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं आज के दिनों में। एवेन्यूज़ की कोई कमी नहीं है। आप थोड़ा सर्च करें, आपको मिल जाएगा। आप बहुत आराम से कर सकते हैं। फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है, आप उस बीच में अगर कुछ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आजकल तो बच्चे पढ़ते हैं और फिर शाम में आकर के साथ साथ कुछ अर्निंग भी कर लेते हैं। जी, अगला सवाल। Hello sir, my name is Shubham Mathur and my question is I want to become an entrepreneur. How? समय की आवश्यकता यही है कि नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाला रास्ता चुना। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया और संदर्भ लाया। एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश की ज़रूरत भी है और हमारे प्रधानमंत्री इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हैं। स्टार्टअप को काफ़ी स्टार्टअप इंडिया शुरू किया ही है, काफ़ी प्रायोरिटी पर लिया जा रहा है। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के दो पहलू हैं। एक पहलू है जिसको हम लोग इंट्राप्रेन्योरशिप कहते हैं। इंट्राप्रेन्योरशिप का मतलब ये हुआ कि आप शायद एक्चुअल एंटरप्रेन्योर ना भी बन सकें, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप के ट्रेट्स हैं, जो गुण हैं, वो आप में होनी चाहिए। जैसे आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, आपका काम करने का आप में जील होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। तो ये तो हर किसी के लिए ज़रूरत है, इसलिए हम सबको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए इस सेंस में। एक्चुअल बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आइडिया जनरेट करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एन आइडिया। और आजकल एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, आपके शहर में भी बहुत सारे एवेन्यूज़ अवेलेबल है। वहाँ पर जा कर के, जैसे स्टार्टअप ओएसिस है, आप वहाँ जाएं, उनसे बात करें, वो आपको मदद करेंगे आपके आइडियाज़ को क्रिस्टलाइज करने में, उसको आप आगे कैसे ले जा सकते हैं। फिर आप फंडिंग के लिए आप प्रयास करें, आजकल फंडिंग भी अवेलेबल हो जाती है। तो आप अगर कमिटेड हैं तो आप काम करना शुरू कर दिए। अगर आपके पास कुछ आइडिया है, बिज़नेस आइडिया है, तो आप इस पर काम करना शुरू कर दीजिए और आप देखिए आपको रास्ता अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। जी, शुभम, आपको शुभकामनाएं। अगला सवाल। Hello sir, my name is Sonakshi. I would like to know what kind of jobs are available in abroad. वो पढ़ना चाहते थे, ये विदेश नौकरी करना चाहते हैं। तो अच्छा है, विदेशों में तो जॉब करना ही चाहिए हमारे बच्चों को, क्योंकि आप देखिए कि आने वाले समय में हमारी मैन पावर काफ़ी 60% से ज़्यादा हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन हो जाएंगे और मैन पावर का डिमांड पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगा। ख़ास करके जो यूरोप है या अमेरिकन कंटिनेंट है, उसमें जो एवरेज एज है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लोग अब यंग वहाँ रहे नहीं, लोग 40 साल से ऊपर हो गई है उनकी एवरेज एज। हमारी जो एवरेज एज है वो बिल्कुल यंग वाले ग्रुप में है, 25 के आसपास होगी, 25 से 27 के बीच में होगी, और ये हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो डिमांड तो बहुत है यंग वर्कफोर्स की, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है जॉब के, उसके हिसाब से पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फिर उनके जो प्रोसीजोरियल्स हैं, जैसे इमिग्रेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, वो देखना पड़ेगा आपको। तो जॉब तो अवेलेबल हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा जॉब, काफ़ी जॉब अवेलेबल हैं। तो आप इसमें वेबसाइट पर चेक करते रहिए या फिर आप पेपर पढ़िए, एसेंट देखिए, या फिर और भी जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आते हैं वो उन सबको आप देखते रहिए। जॉब्स तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से देखिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस हिसाब से जॉब आपको मिल जाएगा। जी दोस्तों, अगर आप चैतन्य हैं तो जॉब्स की कोई कमी नहीं है। अगर आप जागृत अवस्था में हैं, जागृत होने से मतलब सिर्फ आंखें खुले होना नहीं है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक बड़ी आबादी हमारी अभी यंग लोगों की है, तो ऐसे में, और अभी भी हम देख रहे हैं जितने भी आईटी सेक्टर है उसमें मोर देन 50% जितनी भी लीडिंग कंपनीज़ हैं, इंडियन मैन पावर ही काम कर रही है। तो ऐसे में मौका आपके पास दरवाजे पे खड़ा हुआ है। अगर उसका लाभ नहीं लिया तो उसमें चूक आपकी मानी जाएगी। आप ये कल को दोष नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने, सोसाइटी ने या पेरेंट्स ने हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं जनरेट की हैं, डेवलप नहीं हुई। अपॉर्चुनिटीज़ तो बह रही हैं, बस आप मुट्ठी डालिए और छीन लीजिए। एक और जो ट्रेंड अभी हाल में दिखा है, मैं जस्ट थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि बच्चे जो विदेश जाने का शौक़ रखते हैं या वहाँ जॉब करने का शौक़ रखते हैं, वो पहले MNCs वगैरह यहाँ ज्वाइन करते हैं। और आजकल बड़ी सारी इंडियन कंपनीज़ भी, जो बड़ी कंपनियाँ हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजती हैं। तो ये भी एक रूट है जिसके थ्रू बच्चे बाहर जा कर के जॉब कर रहे हैं आजकल। और अब आखिरी सवाल। हेलो सर, माय नेम इज़ मयंक खत्री एंड आई वांट टू आस्क व्हाट आर द ग्रोथ पर्सपेक्टिव इन जॉब्स।
ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट तो बहुत है। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा अनुमान है, मैं भी एक अर्थशास्त्री हूँ, और मेरा अनुमान है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है इंडिया की वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है, और हो सकता है कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से एक क्वार्टर में थोड़ा सा ग्रोथ में थोड़ा सा कमी आए, लेकिन जो आने वाला टाइम है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, और जो सोशल सेक्टर है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, तो इससे ग्रोथ पर बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट आने वाला है। और हमारा ग्रोथ 7% वगैरह से काफ़ी, और जैसे ही इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाएगी तो आपके जॉब काफ़ी तेज़ी से जनरेट होंगे, और साथ साथ आपके जो प्रॉस्पेक्ट हैं जॉब के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। जी, अब चलते चलते चूँकि आपने कहा कि अभी नोटबंदी से का जो थोड़े समय पर ज़रूर ऐसा नेगेटिव फीलिंग आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम सबको अब तैयार रहना चाहिए आने वाले एक बड़े सदी के लिए। तो चलते चलते स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज सिर्फ 2 ही वर्ड में इनको कहना चाहूँगा, एक है प्रिपेयर और दूसरा है परफॉर्म। आप ये 2 याद रखें, प्रिपेयर एंड परफॉर्म, क्योंकि सारी चीज़ें करने से आती हैं, सोचने से नहीं आती हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन हम लोग ज़्यादा करते हैं, सोचते हैं ये करेंगे, सोचते हैं वो करेंगे, लेकिन टालते रहते हैं, करते नहीं हैं। लेकिन आप इसको छोड़ दीजिए और आप करना शुरू करिए। करने के दौरान आपको फेलियर आएगी, हो सकता है आप 5 बार 7 बार सक्सीड नहीं कर पाए, 10 बार सक्सीड नहीं कर पाए, 11वें बार में सक्सीड करेंगे। इससे आप घबराएं ना, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हर किसी को फेलियर फेस करना पड़ता है। अगर आपने फेलियर नहीं फेस किया इसका मतलब है कि आपने कुछ किया ही नहीं है। तो मेरा संदेश आपके लिए ये है कि आप करना शुरू करिए, और जैसे ही आप करना शुरू करेंगे आपको रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, और रिज़ल्ट से फिर आप देखेंगे आप में कितना बदलाव आएगा, आपके पूरी पर्सनालिटी में बदलाव आएगा, फिर आपके पूरे माहौल में बदलाव आएगा, आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट होने लगेंगे। तो आप सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करिए, तैयार करिए अपने आप को चीज़ों के लिए, और फिर परफॉर्म करिए। यही 2 ही है, और साथ में थोड़ा इंथुसियास्टिक रहिए, थोड़ा अपने आप को खुश रखिए। You know, these are also choices you have to make. One can be, you know, very happy if you decide to be happy. तो आप अपने आप को खुश रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। ग्रेटफुलनेस अपने अंदर लाइए, जो भी आपको हेल्प करता है, मदद करता है, उसके प्रति आप कृतज्ञ रहिए, ग्रेटफुल रहिए। और ग्रेटफुल एंड ग्रेटफुल, ये 2 कीवर्ड्स है जो मैं आपको देना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। जो आज मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ वो है कि करें। डू इज़ द की वर्ड। आप करेंगे तो ही जीवन में कुछ होगा, क्योंकि ज़िंदगी का रिमोट आपके अपने हाथों में है। आप स्विच दबाएंगे तो अपने मनपसंद की चीज़ देख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर प्रभात, आप आए स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं विदा। नमस्कार।